हेलो गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम जेई कॉन्सेप्ट्स में थे और वो लेक्चर नंबर 12 थी जिसमें हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ख़त्म किया था। दैट वाज द लास्ट लेक्चर और हमने उसमें सवाल किए थे दो प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो कि एक जेई 2000 में आया था और एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वाला क्वेश्चन जिसमें कि टेंशन्स भी इन्वॉल्व था। और इस लेक्चर से मैं फ्रिक्शन चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो चैप्टर के नंबर्स हैं वो मैंने एच.सी. वर्मा बुक से लिया है। मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ बट चैप्टर्स में एच.सी. वर्मा को फॉलो कर रहा हूँ। सो कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये चैप्टर्स जो हैं वो दोनों एच.सी. वर्मा और एनसीईआरटी से कवर्ड है। सो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स जिनको एनसीईआरटी पढ़ना हो या एच.सी. वर्मा पढ़ना हो इस जेई कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और इस लेक्चर से, दैट इज़ लेक्चर नंबर 13 से, मैंने ऐसा सोच समझ के तय किया है कि मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करूँगा। सो बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए चलो अब लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एक्चुअली में ये फ्रिक्शन है क्या? व्हाट इज़ दिस फ्रिक्शन? आप सभी लोगों ने इस फ्रिक्शन को फील किया है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो सपोज़ आपके घर में अलमीरा होगा या फ्रिज होगा। सपोज़ दिस इज़ अलमीरा, और अगर आप अलमीरा को धकेलने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, से दिस इज़ F, जो कि कुछ अमाउंट होगा, लेकिन वो अलमीरा आगे नहीं खिसक रही है। वो अलमीरा अपनी जगह पे ही है। थोड़ा सा ऑब्वियसली वो मोशन में आ रही है, मतलब अपने इनिशियल पोजीशन पे ही वो थोड़ा हिल रही है बट आगे नहीं बढ़ पा रही है। बट फोर्स तो उस पर लग रहा है, हम F फोर्स दे रहे हैं। और हमने ऐसा पढ़ा है कि अगर आप किसी पे भी F फोर्स दो और उसकी मास हो तो एक्सेलरेशन ज़रूर होगी उसमें, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन इज स्टिल ज़ीरो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सरफेस पे कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और तभी ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है वो इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है और एक्सेलरेशन स्टार्ट नहीं होने दे रही है इस बॉडी की। ये लॉजिकल भी है क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता नहीं दूसरी डायरेक्शन में तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट करती अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऐसा नहीं है कि इनवैलिड है, यहाँ पे वैलिड है, बिकॉज वी आर एट द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ से देख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन होनी चाहिए बट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी डायरेक्शन से एक फोर्स लग रही है और यही फोर्स जो है ये फ्रिक्शन फोर्स है जो कि इसको मूव नहीं करने दे रही है इस बॉडी को। बट आपकी एक्सपीरियंस ये भी होगी कि धीरे धीरे आप अगर ये फोर्स बढ़ाओ, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, डायरेक्शन मत चेंज करना। अगर आप डायरेक्शन ऐसे कर दिए या किसी और डायरेक्शन में कर दिए तो फिर मुश्किल होगा इस अलमीरा को मूव करवाने में। जस्ट आप सेम डायरेक्शन जो कि पैरेलल है सरफेस के, उसी डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हो बट उस फोर्स की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जा रहे हो। सपोज पहले 1 न्यूटन था, अभी आपने 2 न्यूटन किया, फिर 3 न्यूटन किया, और ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ते गए। तो एक किसी खास न्यूटन फोर्स पे आपने ऐसा देखा कि अलमीरा ने अब मूव करना शुरू कर दिया। तो ये एक्चुअली नेचर ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ पे एक टाइप की नहीं बल्कि 2 टाइप की फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। बिल्कुल उस समय से जब आपने जस्ट फोर्स लगाना स्टार्ट किया, सपोज आपने 1 न्यूटन से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, और तब तक जब तक ये बॉडी मूवमेंट में पर्टिकुलरली आ नहीं गई, मतलब एक्सेलरेट करने ना लगे, तब तक के लिए 2 टाइप के फ्रिक्शन इन्वॉल्व है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उनका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि जब ये अलमीरा रेस्ट पे है तब लग रही है, और डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, जो कि तब लगता है जब अलमीरा मोशन में आ गई है, अलमीरा या कोई भी बॉडी। और दूसरी बात एक ध्यान देने वाली यह भी है कि जो फ्रिक्शन है वो सॉलिड टू सॉलिड लग सकती है, सॉलिड टू फ्लूइड लग सकती है, और फ्लूइड टू फ्लूइड लग सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 सॉलिड बॉडी है और ये दोनों सॉलिड बॉडी एक दूसरे पे रिलेटिव मोशन में है या एक दूसरे पे घिस रही है, मतलब इम्पेंडिंग मोशन है, मतलब जस्ट मोशन करने वाली है बट एक्चुअली मोशन नहीं कर रही है, लेकिन फोर्स इन्वॉल्व है जो कि एक दूसरे के प्रति दबाव पैदा कर रही है उसके सरफेस पे, तो ऐसे में फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है ये 2 सॉलिड बॉडीज़ के बीच में। सिमिलरली अगर एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, फ्लूइड हो, मान लो गैस या लिक्विड, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है। और तीसरी, जब दोनों फ्लूइड हो तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है, और इस केस में उस फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। बट यहाँ पे इस चैप्टर में जो कि हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 एच.सी. वर्मा फॉलो करते हुए, उसमें हम सिर्फ सॉलिड टू सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू लिक्विड नहीं पढ़ेंगे। सो ये बात मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब दूसरी बात ये जिसको मैं आगे भी डिस्कस करूँगा कि फ्रिक्शन सिर्फ हमेशा रोकने का काम नहीं करता, मतलब फ्रिक्शन ऐसा नहीं है जो कि हानिकारक फोर्स है। फ्रिक्शन कई बार लाभदायक भी होता है। फ्रिक्शन के कारण ये मूव कर पाते हैं। आप चल रहे हो, आप चलते हो रोड पे,
तो एक्चुअली फ्रिक्शन का वहाँ पे काफ़ी बड़ा योगदान है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, वॉक नहीं कर पाते रोड पे। दूसरी जो गाड़ियाँ हैं वो भी नहीं चल पाती रोड पे इतनी आसानी से, जो व्हील्स होते हैं और जो रोल करती है गाड़ियाँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रोल नहीं कर पाती। तो फ्रिक्शन हर जगह हानिकारक नहीं है बल्कि लाभदायक भी है काफ़ी जगहों पर। तो ये बात गौर करने वाली है यहाँ पे। सो जैसा कि मैंने बोला कि वो 2 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या? सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़, जिससे कि हमें ये जानने में काफ़ी आसानी होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है। अब ये इम्पेंडिंग मोशन है क्या? ये इम्पेंडिंग मोशन एक्चुअल में मोशन नहीं है, मतलब एक्चुअल में बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने अलमीरा का एग्जांपल लिया था कि तुमने अलमीरा को धक्का देने की कोशिश करी होगी कभी ना कभी, लेकिन वो मूव नहीं करी। अलमीरा जो है अपने प्लेस पे ही रही। पर ऐसा तो नहीं है कि कोई और फोर्स ना लग रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ऐसा होता, कोई फोर्स ना लगता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो इसकी एक्सेलरेशन होती, बट एक्सेलरेशन है नहीं इसकी। इसका मतलब ये है कि कोई एक फोर्स तो लग रहा है सरफेस पे, और इसी फोर्स को बेसिकली हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब कोई भी बॉडी मूव करने की कगार पे होता है बट वो मूव नहीं कर पाता। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि बॉडी मोशन में नहीं है बट इम्पेंडिंग मोशन में है, मतलब मूव करने की कगार पे है बट मूव नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स एप्लीकेशन है, जो हम फोर्स उसको दे रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है इस बॉडी को मूव करवाने के लिए, और इसलिए वो बॉडी मूव नहीं कर पा रही है। बट जैसे जैसे आप इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे, एक पॉइंट के बाद आप देखोगे कि बॉडी मूव करने लगी है, और तब सिचुएशंस डिफरेंट होगी, जो कि मैं काइनेटिक फ्रिक्शन में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं स्टैटिक फ्रिक्शन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है दोनों ही चीज़ों में, दैट इज़ मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में भी। और वो कैसे करता है? देखो, जब ये अलमीरा, ध्यान से सुनना, जब ये अलमीरा अपनी पोजीशन पे था और अभी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा इस पर, कोई भी आप जाकर इस अलमीरा को धकेल नहीं रहे हो, अभी बिल्कुल ये अलमीरा अपनी जगह पे ही है, तब ये जो F है वो ज़ीरो है स्टार्टिंग में। और ये F ज़ीरो होने के कारण ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ से वो भी ज़ीरो है, क्योंकि आप कोई फोर्स लगा ही नहीं रहे हो। अब समझ लो कि आपने इस फोर्स की मैग्नीट्यूड बढ़ाई, जो आप लगा रहे हो इस तरफ से, उसको 1 न्यूटन किया, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी खुद को 1 न्यूटन कर लेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 न्यूटन है, यहाँ से 1 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो है इस पर। और न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। अब आपने इस 1 न्यूटन को 2 न्यूटन कर दिया, तो ये फ्रिक्शन भी खुद को 2 न्यूटन कर लेगा। मतलब आप जैसे जैसे इस फोर्स को चेंज कर रहे हो मैग्नीट्यूड में, और इवन डायरेक्शन में भी चेंज करोगे, तो फ्रिक्शन भी वैसे ही चेंज होगा। बट अभी मैग्नीट्यूड जानो कि मैग्नीट्यूड आप जैसे जैसे चेंज कर रहे हो वैसे वैसे ये फ्रिक्शन फोर्स भी अपनी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। बट कहाँ तक करेगा? सपोज करो मैंने 3 न्यूटन किया, 4 न्यूटन किया, 5 न्यूटन किया, कभी ना कभी तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो उसको कहते हैं एक लिमिट, दैट इज़ नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, के ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपनी वैल्यू को एक खास लिमिट तक ही इंक्रीज़ कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाओ और ये फ्रिक्शन अपने आप को उतना केपेबल बनाए और इसकी एक्सेलरेशन ना होने दे। अगर ऐसा होता तब तो अलमीरा को आप या किसी भी चीज़ को आप कभी मूव ही नहीं कर पाते जो सरफेस पे है। बट ऐसा नहीं होता, आप मूव कर पाते हो। इसका मतलब है इस फ्रिक्शन की एक अपर लिमिट है, और वो अपर लिमिट को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके बाद अगर आप ये फोर्स को इंक्रीज़ करो तो ये अलमीरा मूव करने लग जाएगी। सो कुछ ऐसा नेचर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। सबसे पहले आप फोर्स लगाओ, नहीं मूव करने देगी वो खुद को सेल्फ एडजस्ट करेगी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और आपकी एक्सेलरेशन को रोकेगी। लेकिन फिर भी आप नहीं माने, फिर भी आपने फोर्स बढ़ाया, तो फिर से ये फ्रिक्शन फोर्स ने बढ़ा लिया। बट आप बढ़ाते गए और एक लिमिट तक पहुँचे जो कि इस फ्रिक्शन की लिमिट हो, वहाँ तक तो ये फ्रिक्शन रोक लेगा। बट जैसे ही उससे आगे गए आप, उसके बाद इस बॉडी को कोई नहीं रोक पाएगा, वो एक्सेलरेट कर जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उसकी एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? उसकी एक्सेलरेशन आप सपोज करो ये जो F है ये लिमिट में लगा दूँ यहाँ पे, तो Fs हो जाएगा, मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी एक्सेलरेशन सपोज करो a इस डायरेक्शन में है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो माइनस ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अपॉन जो इस अलमीरा की मास है सपोज m, इसको जब आप डिवाइड करोगे इस मास को F माइनस ऑफ
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो आपको एक्सेलरेशन देगा इस बॉडी की। और ये जो एफ एस है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, एफ एस नहीं, सपोज एफ मान लो मैं, तो एफ जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू एफ एस हो सकती है। और ये जो एफ एस है ये बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जहाँ तक ये फ्रिक्शन की वैल्यू जा सकती है। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब चलो थोड़ी मैथमेटिक्स लगाकर देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। सो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो सब हम जानते हैं। जैसे कि सपोज़ ये अलमीरा थी हमारे केस में जिसकी मास m थी, ये यहाँ पे रखी हुई किसी सरफेस पे, सो ऑब्वियसली यहाँ पे mg फोर्स होगा और इट्स ग्रेविटेशन के कारण, और इसका रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कोई एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी प्रोपोर्शनल होता है ये फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और उस केस में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की, जहाँ पे हम इसको एफ एस लिख सकते हैं कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। और ये एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब म्यू एस की मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस केस में एल क्या दर्शाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पता करना हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन की कि कौन से डायरेक्शन में लग रही है, तो आप क्या करना, बस उस बॉडी पे सारे फोर्सेस दिखा देना, जो भी फोर्स उस बॉडी पे लग रही है। सपोज इधर से F लग रही है, इधर से कुछ F1 लग रही है, इधर से कुछ F2 लग रही है, तो ये फोर्सेस आपने दिखा दिया। उसके बाद ये फोर्स को आप किसी एक डायरेक्शन में ले लेना, जैसे सपोज F प्लस F2 मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है F1 से, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ। सो F प्लस F2 माइनस ऑफ F1, तो नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में हुई, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हुई, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये जो बॉडी है वो रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, रेस्ट पे है, तो मोशन जस्ट होने के कगार पे है बट मोशन हुआ नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो वहाँ पे आप ऐसे करके डायरेक्शन निकालोगे, नेट फोर्स देखोगे किस डायरेक्शन में है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल दोगे, और वहाँ पे आप फिर चेक करोगे कि ये जो आपने फोर्स निकाला वो उस फ्रिक्शन के मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है या नहीं। अगर ज़्यादा नहीं है तो उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे लगेगी जितनी की इस फोर्स की वैल्यू है, और अगर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी, बट मोशन स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब या तो ये कम है या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है, जहाँ पे मोशन स्टार्ट नहीं हुई है अभी। सो ये थी बात स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब चलो डिस्कस करते हैं स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही मैं स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूँ तो सेम एग्जाम्पल लेते हैं अलमीरा का। ये सपोज करो अलमीरा है जिसकी मास m है, और आप अगेन यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, बट अब की बार आप फोर्स की मैग्नीट्यूड उतनी रख रहे हो जितनी की उस फ्रिक्शन की लिमिट नहीं है, मतलब उस फ्रिक्शन की लिमिट से ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हो। सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन एक सरफेस कांटेक्ट फोर्स है, मतलब ये हमेशा दो बॉडी के सरफेस पे ही लगता है। ये भी बात एक ध्यान देने वाली है जो मुझे इंट्रोडक्शन में ही बतानी चाहिए थी, बट अभी बता रहा हूँ कि ये सरफेस फोर्स है, मतलब ये दो बॉडीज़ के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे लगती है। इसकी मैं थोड़ी और डिटेल्स पे डिस्कस करूँगा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फ्रिक्शन एक्चुअली कैसे काम करता है, बट अभी के लिए इतना जानो कि ये सरफेस फोर्स है, मतलब दो बॉडीज़ के कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ये लगता है, और दोनों पे ही लगता है। जिस सरफेस पे ये बॉडी रखी हुई है उस सरफेस पे भी ये लगेगा और इस बॉडी पे भी ये लगेगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन वाली पॉइंट होनी नहीं चाहिए आपको। सो हम कहाँ थे, स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन पे, और ये फोर्स F लग रही थी, और मैं बात कर रहा था कि अब ये फोर्स F की जो मैग्नीट्यूड है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है अब फ्रिक्शनल फोर्स, उसको मैं K बोल दूँ काइनेटिक फ्रिक्शन को। सो ये जो Fk है उससे काफ़ी ज़्यादा ये F फोर्स है, और अगर Fs की बात करूँ मैं, सो Fs से ज़्यादा है ये F फोर्स। बट मैं यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि Fk से काफ़ी ज़्यादा है बट Fs से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये Fk और FSL एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों सेम नहीं है। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से, और इस कारणवश ये जो है वो बड़ा होता है
इस वैल्यू से। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है अब की बार लिमिटिंग फ्रिक्शन से। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इन दोनों केसेस में, जिसमें मैं कंबाइन करूँ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। मैं वाई एक्सिस पे फ्रिक्शनल फोर्स को रखता हूँ और एक्स एक्सिस पे टाइम को रखता हूँ। सो टाइम के हिसाब से ये कुछ ऐसा बिहेव करती है। मैं इस ग्राफ को ऐसे दिखा रहा हूँ कि आप ये एफ फोर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हो इस अलमीरा पे। सो इनिशियली ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज़ कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और एक मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल। और उसके बाद इसकी वैल्यू में थोड़ी गिरावट आ रही है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में, और ये जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, दैट इज़ एफ के। सो ऐसा कुछ होता है। इस पॉइंट तक रख लो, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक, और उसके बाद बॉडी मूवमेंट में आ गई, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट हो गई बॉडीज़ के बीच में, और तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गई या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो ये एफ के वाला रीजन है और ये एफ एस वाला रीजन है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि फ्रिक्शन ऐसे वेरी करती है। सबसे पहले आपने एफ की वैल्यू, जो कैपिटल एफ है, उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रही है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। बट ये लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन है। उसके बाद उसकी वैल्यू में थोड़ी गिरावट आती है। क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी बड़ी है, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम आती है और फिर थोड़ी गिरावट आती है जब रिलेटिव वेलोसिटी बॉडीज़ के बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा कुछ नेचर होता है। ये नोट करने वाले पॉइंट है, इसे ध्यान से देखना। सो इस केस में अगर आप एक्सेलरेशन देखो तो मैं बता चुका हूँ एफ माइनस ऑफ एफ के अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन होगी क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुकी है बॉडी दोनों के बीच में। सो एक्सेलरेट कर रही है ये अलमीरा, दैट्स ऑब्वियस, मतलब स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब सिमिलरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ इस केस में, तो वो क्या होगी, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सिमिलरली ये फ्रिक्शनल फोर्स भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, और अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, और इस केस में वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन छोटी होती है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है इस केस में आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे। सो इस केस में थोड़ी वो टिपिकल होती है। क्यों टिपिकल होती है? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट में लगती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोशन के अगेंस्ट लगती है, बल्कि रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगती है, जिसकी मैं एग्जांपल अभी रखूँगा, बहुत अच्छी सी एग्जांपल है। सो अगर यहाँ पे मैं फोर्स इस डायरेक्शन में दूँ और इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, सरफेस के बीच में और इस अलमीरा के बीच में, सो ये जो अलमीरा है वो आगे की ओर बढ़ेगी एक्सेलरेशन इसे, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस है वो पीछे की ओर जाएगी। गौर देना, मैं रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये सरफेस एक्चुअली अपनी जगह पे ही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट इस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये पीछे जाएगी, मतलब रिलेटिवली ये सरफेस जो है पीछे जाएगी। तो इस सरफेस को जो फ्रिक्शन है वो आगे की ओर मिलेगी एफ के, बट इस बॉडी को जो फ्रिक्शन है वो पीछे की ओर मिलेगी एफ के, बट दोनों सरफेस पे ही होगा, दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पे ही होगा जो ये फोर्स आएगा। ये गौर देने वाली बात है, क्योंकि इसकी आगे हम टॉर्क पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, जो कि फ्यूचर वीडियोस में आप देखोगे। इसलिए इस फ्रिक्शन फोर्स को आप यहाँ या यहाँ मत लगा देना, बिल्कुल नीचे सरफेस पे ही लगाना, क्योंकि वहाँ पे सेंटर से फिर टॉर्क में प्रभाव पड़ेगा इस बॉडी पे। एफ के इंटू ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस, जो कि सपोज एक्स होगा इस केस में, मैं लेता हूँ ऐसा। सो एफ के इंटू एक्स इस डायरेक्शन में टॉर्क आएगी। बस इस चीज़ की यूज़ मैं आगे करूँगा और आगे अच्छे से बताऊँगा भी, बट अभी के लिए बस इतना ही जानो, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा देखना, एब्सोल्यूट मोशन मत देखना। और इसकी एग्जांपल एक सपोज करो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, और ये ट्रेन के ऊपर कोई बॉक्स ऐसे रखा हुआ है और ये ट्रेन आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है, ये ट्रेन है, ये व्हील्स हैं उसके, और ये आगे की ओर चल रही है, ये ट्रेन प्रस्थान कर रही है। अब आप देखोगे कि ये जो बॉक्स है वो भी ट्रेन के साथ जा रही है, बिल्कुल इसी एक्सेलरेशन से जिस एक्सेलरेशन से ये ट्रेन जा रही है, ठीक है। बट इस बॉक्स को ऐसा फोर्स कौन दे रहा है? आप देखोगे तो इस बॉक्स पे ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है जो इसे दे रहा हो आगे के डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन ए के लिए। सो एक ही फोर्स बचता है, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि इन दोनों सर्फेसेस के बीच में लगेगी, इस बॉक्स के और इस ट्रेन के सर्फेस के बीच में, मतलब कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। और वही एक फोर्स है जो इस बॉक्स को आगे बढ़ने में मदद करेगा विद एन एक्सेलरेशन ए। सो इस बॉक्स पे वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो आगे की ओर लगेगा कॉन्टेक्ट पॉइंट पे ऐसे, एफ क्या एस या के? ऑब्वियसली एस। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स अभी मूव नहीं कर रहा है इस ट्रेन के ऊपर, बल्कि अपने पोजीशन पे ही है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये उसी पॉइंट पे है। सो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी
काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, बट इस ट्रेन पे वही फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, सेम मैग्नीट्यूड की Fs। सो यहाँ पे आप देखो कि अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉक्स आगे नहीं मूव कर पाती, बल्कि अपने पॉइंट पे ही रहती, और अपने पॉइंट पे होने की वजह से जबकि ये ट्रेन आगे एक्सेलरेट कर रही है तो एक ऐसा समय आता जब इसका ये वाला सरफेस जो है वो इसके साथ टकरा जाता। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट पे ही है इनिशियली, और सो ये फर्दर फ्यूचर में भी रेस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा इस पर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। और इसलिए ड्यू टू इनर्शिया ये उसी पॉइंट पे रहती, रेस्ट पे, जबकि ये ट्रेन आगे बढ़ती है एक्सेलरेशन से। सो ऑब्वियसली ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा है ट्रेन का वो किसी टाइम बाद इससे लड़ जाता और दोनों में टक्कर हो जाती, बट ऐसा नहीं हो रहा है। सो फ्रिक्शन जो है इसको आगे मूव करने में मदद कर रहा है, या एक पोजीशन पे स्टे करने में मदद कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। सो यहाँ पे फ्रिक्शन लाभदायी है, फिर से जो मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। सो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्वेश्चंस में बहुत ही गौर से नोट करना है, नहीं तो आप अगर देखोगे तो सोचोगे यार इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, तो फिर ये आगे कैसे मूव कर रहा है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो नहीं है इस ट्रेन के बीच में, इस बॉक्स के बीच में। और रिलेटिव वेलोसिटी को कौन रोकता है? फ्रिक्शन रोकता है। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन है जो यहाँ अपना काम कर रहा है, और वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मोशन नहीं हो रहा है। अगर मोशन होता तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता, बट यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है। सो ये सब चीज़ों को मैं क्वेश्चन में भी बहुत ही अच्छे से बताऊँगा, तो अभी आप ध्यान से सुन लो, पर ज़्यादा वरी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से बताऊँगा। सो आगे बढ़ते हैं अब। सो अब हमने डिस्कस कर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सो अब आती है डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स या आपके इंटरनल एग्जाम्स में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने NCERT बुक से लिया है एक्चुअली में। सो फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का कंपोनेंट है फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? वेल बेसिकली अगर इस बॉडी को आप कंसिडर करो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जो कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगे। सपोज ये सरफेस है हमारी, सो सरफेस और इस बॉडी के बीच में यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के कारण, इस कॉन्टैक्ट लाइन या सरफेस के कारण, बेसिकली बोलो नॉट अ पॉइंट बट सरफेस या लाइन, उसके कारण यहाँ पे दो फोर्सेस लगेंगी। एक ये नॉर्मल रिएक्शन जो कि परपेंडिकुलर होगी दोनों के कॉन्टैक्ट सर्फेसेस से, और एक ये पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस जो कि फ्रिक्शन होता है। सो दो फोर्स यहाँ पे बेसिकली लग रही है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली यहाँ पे होता है, और ये रिजल्टेंट ही बेसिकली जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है ये पूरी कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब पूरा कॉन्टैक्ट फोर्स है ये, और इस रिजल्टेंट का ही बेसिकली ये दोनों जो है वो कंपोनेंट है। एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि परपेंडिकुलर है कॉन्टैक्ट सर्फेस के, और एक ये फ्रिक्शन जो कि पैरेलल है कॉन्टैक्ट सर्फेस पे। इसीलिए डेफिनेशन ऐसा दिया गया है कि फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, बिकॉज ये पैरेलल है कॉन्टैक्ट सर्फेस से, विच अपोजेस इम्पेंडिंग और एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। और मैंने दोनों ही केसेस आपके सामने बहुत अच्छे से रखी है। सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो या तो इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करेगी, जो कि होने के कगार पे हो मोशन, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस, या फिर एक्चुअल रिलेटिव मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस, जो कि दो सर्फेसेस के बीच में होगी। तो ऐसे हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और ये बात बहुत ही गौर से ध्यान देना कि दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स है, वो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअली में टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स है। दिस इज एक्चुअली द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि इस बॉडी पे लग रहा हो, और सिमिलरली इस सरफेस पे लग रहा हो जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेम मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो ये गौर देने वाली पॉइंट है, और तभी ये डेफिनेशन ऐसे बनाई गई है। सो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको लॉज के फॉर्म में प्रस्तुत किया गया है, जो कि NCERT और HC वर्मा दोनों ही बुक्स में दिए गए हैं। NCERT में आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बट HC वर्मा में उसको पूरा ही कर दिया गया है ऐसे 4 स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, और मैं उसी को यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, जो कि कंप्लीट है मेरे हिसाब से। सो सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो इफ़ द बॉडीज स्लिप ओवर ईच अदर, अगर बॉडीज़ की स्लिपिंग हो गई एक दूसरे से, मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुकी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे दी जाएगी? ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्म में Fk = μk × n, जो कि मैं बता चुका हूँ कि अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगेगी, जिसकी वैल्यू आप Fk = μk × n दे सकते हो। वेयर एन इज़ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है सर्फेस के,
एंड म्यूके इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेज, जो कि मैं बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्वियसली जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो दोनों बॉडीज़ की रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट लगती है। तो आपको देखना पड़ेगा एक बॉडी पे बैठ के कि अगर आप एक बॉडी पे बैठोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप दूसरी बॉडी को देख रहे हो तो वो कहाँ मूव कर रही है, वो अगर जिधर मूव करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो ये वही स्टेटमेंट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द बॉडीज डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर, अगर स्लिप नहीं कर रही है, मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, कौन सा केस है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला केस है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप कैसे दोगे, एफ एस इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। ये बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट है। लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन क्यों, बता चुका हूँ कि फोर्स कम है तो फ्रिक्शन भी कम लगेगी, फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगी, बट एक लिमिट तक। और वो लिमिट कहाँ होगा, जहाँ पे ये इक्वल साइन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में। ओके, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आर सच दैट द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग बिटवीन द बॉडीज इज एंश्योर्ड। ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ कि आप कैसे निकालोगे इस केस में डायरेक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के, और मैग्नीट्यूड भी इवन, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम होगा, बल्कि वो कम भी हो सकता है अपने मैक्सिमम वैल्यू से, जो कि डिपेंड करता है अप्लाइंग फोर्स की वैल्यू पे। और डायरेक्शन जो है आप देखोगे नेट फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी मैं बता चुका हूँ। चौथा पॉइंट जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एफ के या एफ एस है, वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि दोनों फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी, दोनों ही फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है बिल्कुल भी। बट किस पे डिपेंड करता है, वेल चलो इस पॉइंट को और भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके, सो अगला टॉपिक ये हम पढ़ रहे हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब दोनों ही फोर्स, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों ही फ्रिक्शन फोर्स। सो सबसे पहले तो ये दोनों नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो अलमीरा के केस में वो अलमीरा किसी एक सरफेस के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। सो ये इस बात पे डिपेंड करती है, ये दोनों फोर्स जो है, कि ये सरफेस स्मूथ है या रफ़ है। और बेसिकली ये फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं, अगर मैं बोलूँ तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू के इंटू एन है, या तो एफ एस हो या तो एफ के हो, तो ये म्यू एस इंटू एन है। सो ये जो म्यू एस और म्यू के है उसके बारे में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, या तो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो। तो वो इस चीज़ पे सबसे पहले तो डिपेंड करती है कि नेचर कैसी है सरफेसेस की, सरफेस स्मूथ है या सरफेस रफ है। अगर सरफेस स्मूथ है तो जो म्यू की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो कम होगी, बट अगर रफ है तो ज़्यादा होगी। और इस चीज़ को अगर मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूँ एटॉमिक लेवल पे, तो आप ऐसे देख सकते हो कि कोई भी दो सर्फेसेस है, आपको देखने में वो बाहर से कितनी भी प्लेन लग रही हो, आप बिल्कुल स्टील ले लो, ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, बट अगर माइक्रोस्कोपिकली आप देखो तो सर्फेसेस कुछ ऐसी होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है सरफेस। तो ये दो सरफेस का मैं कॉन्टेक्ट दिखा रहा हूँ, सपोज़ ये जो है मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी जूम, तो कुछ कॉन्टेक्ट ऐसी होगी, कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है, ठीक है, ऐसा है। सो जब सरफेस स्मूथ होती है तो ये चीज़ें जो है ऊंचा नीचा ये कम होती है, ठीक है, और जब सरफेस रफ होती है तो काफ़ी ज़्यादा होती है। बट ऐसा होने से क्या होता है कि इन पॉइंट्स के बीच में अब ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ये जो कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगती है इन दोनों बॉडीज़ के बीच में, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों बॉडीज़ में चार्ज पार्टिकल्स हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स ही हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे लगा रही हैं, खुद इस तरह से ओरिएंट कर लेती हैं ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, और फिर वो फोर्स लगाती हैं यहाँ पे, और जिस फोर्स के कारण एक दूसरे को पकड़ के रखता है वो इन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स पे। सो ऑब्वियसली जब ये पकड़ कर रखा हुआ है और आप फोर्स लगा रहे हो तो इतनी आसानी से तो ये पकड़ छूटने वाली नहीं है, और तभी आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए होती है जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। कहाँ तक होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक होती है, जहाँ दोनों के बीच में मोशन स्टार्ट होती है, जिस फोर्स के बाद, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को बांधे रखती हैं। तो उस बंधन से मुक्त करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, और वो फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। तो कुछ इस तरीके से होती है। और अगर ये सरफेसेस ज़्यादा रफ़ है तो ये ऊपर नीचे ज़्यादा हो जाएगी ये सरफेस, तो आपको इस बंधन से मुक्त कराना और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा।
उसका मतलब ये भी है कि जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो ज़्यादा बढ़ गई है सरफेस ज़्यादा रफ होने के कारण। बट अगर सरफेस स्मूथ है तो ये म्यू की वैल्यू कम है, क्योंकि अब ये सरफेसेस में ऊंचा नीचा थोड़ा कम है। सो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अब थोड़े कम पॉइंट्स पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं जब ये सरफेस स्मूथ है। तो कुछ इस प्रकार से नेचर ऑफ द टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट पे ये फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। अब दूसरा पॉइंट है मटेरियल्स ऑफ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। सो ये जो म्यू के है या फिर म्यू एस है, इसकी वैल्यू जो है मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि कॉपर टू कॉपर या फिर रबर टू कॉन्क्रीट। सो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है म्यू के और म्यू एस की वैल्यू, कि वो दोनों बॉडीज़ है कौन जिस पे ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली लग रही है। सो कॉपर टू कॉपर की कुछ वैल्यूज़ होंगी यहाँ पे म्यू के या म्यू एस की, वैसे ही रबर टू कॉन्क्रीट की वैल्यूज़ कुछ होंगी, और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट होंगी क्योंकि जो मटेरियल्स ऑफ द टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट है वो डिफरेंट है। ठीक है, जो तीसरी पॉइंट है दैट the frictional force or the coefficient of frictions does not depend upon the speed of the sliding bodies। मतलब दो बॉडीज़ जो एक दूसरे से स्लाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे बात अब किसकी हो रही है, एफ के की, काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो जब ये बॉडीज़ एक दूसरे से स्लाइड कर रही हैं, मान लो ये इस तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ जा रही है, बट इसकी वेलोसिटी कम है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, सो इस केस में ये डिपेंड नहीं करता कि इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो, ये बहुत कम हो सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी कम हो, बट ये इन डिफरेंसेस के बीच में डिपेंड नहीं करती ये फ्रिक्शनल फोर्स या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक्चुअली स्पीड के इंडिपेंडेंट होती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये भी एच.सी. वर्मा सर ने लिखा अपनी बुक में कि एक सर्टेन लिमिट तक। उन्होंने इसकी वैल्यू भी दी है जो कि 10 मीटर्स पर सेकेंड उन्होंने लिखा है अपनी बुक में, कि वहाँ तक ही जो है वो स्पीड के इंडिपेंडेंट है, बट उसके बाद स्पीड के डिपेंडेंट हो जाती है ये फ्रिक्शनल फोर्स। सो इस बात को ध्यान में रखी जाए। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो मुझे डिस्कस करना है, ऑब्वियसली मैं इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे मैं लेक्चर्स के आगे बढ़ता जाऊंगा, और मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है इस पॉइंट पे। तो चलो लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस थियोरेटिकल लेक्चर नंबर 13 का, क्योंकि मैं इसमें एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। सो ये है रोलिंग फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपकी एक्सपीरियंस भी होगी ऑब्वियसली। आपने रोड पे कार चलते हुए तो देखा ही होगा, या कोई भी मोटरसाइकिल या साइकिल, उस पर क्या होता है, व्हील्स होते हैं, और ये व्हील्स एक्चुअली में क्या करती है, ये व्हील्स रोल करती है। ये व्हील्स ऐसे स्लाइड नहीं करती, जैसे कि मैं ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर ब्लॉक्स आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, वो स्लाइड करेंगी। उसकी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो काफ़ी वाइड होती है इस ब्लॉक्स की, जिसके कारण वो स्लाइड करती है। बट ये व्हील्स क्या है, ये रोल करती है। इसकी जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है नीचे, आइडियली ये जस्ट एक पॉइंट है, दिस इज़ जस्ट अ पॉइंट बट नॉट सम सरफेस। पॉइंट और यू से लाइन इन द 3D, कोई सरफेस नहीं है, जस्ट पॉइंट है। और ये पॉइंट जब मूव करता है ये व्हील, ये पॉइंट जस्ट पीछे की तरफ चली जाती है। सो उस इंस्टेंट पे जब ये पॉइंट बिल्कुल नीचे सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहती है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड दिस पॉइंट ऑन द व्हील। और कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होने के कारण आइडियली कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस सरफेस के बीच में। सो आइडियली नो फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इन्वॉल्व। ओके, आइडियली ये होनी चाहिए, मतलब आइडियली ऐसी होती है। ठीक है, दिस इज़ आइडियली। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ पे ये व्हील लगा दी जाए, मतलब कोई भी व्हीकल जिसमें व्हील्स हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, सो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा के लिए ही आगे जाएगी बिना किसी फोर्स के। मतलब इनिशियली आप एक धक्का दे दो तो ये हमेशा के लिए आगे जाएगी, जब तक आप इसको रोकोगे नहीं तब तक। बट ऐसा एक्चुअल में केस नहीं होता, क्योंकि चीज़ें आइडियल नहीं होती। और ये आइडियल क्यों नहीं होती, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअली थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आती है। मतलब ये पॉइंट नहीं होता, लाइन नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। ये व्हील थोड़ा ऐसा हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये पूरी सर्कल है। और ये थोड़ा सरफेस होने के कारण क्या है, अब फ्रिक्शन लगती है एक्चुअल में इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो केसेस आइडियल नहीं होती, थोड़ी सी फ्रिक्शन लगती है जिसके कारण हमें पुश करना पड़ता है हमेशा व्हीकल को। और ये पुश एक्चुअली कौन करता है, फ्यूल। मतलब हमें फ्यूल देनी पड़ती है, अदरवाइज़ फ्यूल नहीं लगती अगर केसेस आइडियल होता तो। बट फ्यूल लगता है, मतलब एनर्जी वेस्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी लगानी पड़ रही है हमें उसको आगे मूवमेंट देने के लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये
डिफॉर्म हो जाता है सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जिस पे वो सरफेस हो जाता है और तब फ्रिक्शनल फोर्स उस कांटेक्ट सरफेस पे लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन में। सो ये एक्चुअल पिक्चर है और ये आइडियल पिक्चर है, और तभी यहाँ पे फ्यूल की बात आती है। बट फिर भी अगर आप रोलिंग फ्रिक्शन को देखो तो सेम वेट के लिए वो काफ़ी स्मॉल होती है अगर आप इसको स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कंपेयर करो तो। इसकी जो मैग्नीट्यूड है इवन 2 और 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ये छोटी होती है। जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा छोटी होती है ये स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। और तभी व्हील का इन्वेंशन एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जो इसकी मैग्नीट्यूड होती है रोलिंग फ्रिक्शन की वो 2 या 3 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कम होती है स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसलिए हम हर जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। जैसे आपने बॉल बेयरिंग में भी देखा होगा कि ऐसे हम यहाँ पे बॉल्स लगाते हैं बॉल बेयरिंग में, सेम कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए कि रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे लगे, स्लाइडिंग या स्टैटिक फ्रिक्शन ना लगे। तो सेम चीज़ है, रोलिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे भी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस देखेंगे और ये सब कॉन्सेप्ट्स जहाँ भी क्वेश्चन में आए हम उसको दोबारा से देखेंगे और दोबारा से सीखेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।